नमस्कार साथियों, मैं मंटू सर आपका अपने चैनल मंटू सर विथ स्टडी में स्वागत करता हूं। साथियों, दम लगा करके जोर लगा करके पढ़िए, तभी ज़बरदस्त शानदार और पूरे समाज और परिवार में एकदम आपकी चर्चा होती रहेगी। आपकी पढ़ाई ही आपकी मेहनत ही आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। उसी क्रम में मैं आपके साथ आपकी तैयारी को और मजबूत और बूस्ट देने के लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। मेरे तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि अब लेखपाल के अंतिम समय में लेखपाल में सबसे मुख्य छात्रों को अगर कुछ परेशान कर रहा है तो वह है ग्रामीण विशेष जो चौथा पेपर है 25 नंबर का, यही विद्यार्थियों में थोड़ा सा परेशानी का विषय है और सभी विषयों पे बच्चों का क्लियरेंस है। आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट हिंदी जीएस है और प्लस अगर जिनका ग्रामीण विशेष अच्छी तरह तैयार कर चुके हैं उनके लिए ग्रामीण विशेष बहुत ही बेहतरीन नंबर देने वाला सेक्शन रहेगा। उसी क्रम में मैं आज एक पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं हिंदी सामान्य ज्ञान का। इस प्रैक्टिस सेट में हमारे साथ अध्ययन कीजिए। मैं आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा हूं, आपसे से भी निवेदन है हमारे साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको मेरे द्वारा तैयार किया गया कोई भी वीडियो आपको मिले, इसके लिए आप सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिएगा। अच्छा लगे तो अपने और मित्रों को भी भलाई के लिए शेयर करते रहिएगा। साथियों, ज़रूर से प्रैक्टिस सेट एवरी डे आप किसी न किसी प्रकाशन के पुस्तक से मारिए, सॉल्यूशन कीजिए। प्रैक्टिस सेट हल करने का क्या तरीका है, किस तरह से हल किया जाता है, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ना मालूम हो तो किस तरह से उनके ऑप्शन से आंसर निकाला जाता है, हमारे साथ सीखिए। अनुभव लीजिए कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना आता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर निकालने के तरीका ऑप्शन से क्या है, ये मुख्य। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा कि अन्य साथी भी आपके इससे लाभान्वित हो। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट में हल कर रहा हूं। पहला देखिएगा, सामान्य हिंदी, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी ज्ञात करना है। इसमें शुद्ध वर्तनी सबसे ज़्यादा एग्जाम में आने वाला चीज़ है। शुद्ध वर्तनी में ध्यान दीजिएगा साथियों, सबसे ज़्यादा वर्तनी एग्जाम में आता है कौन सा? ठीक, सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है हमारा ये सन्यासी। ठीक है, सन्यासी आता है सबसे ज़्यादा एग्जाम में आने वाला। सन्यासी सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है और सन्यासी यहाँ शुद्ध लिखा हुआ है। देखिए जैसे वर्तनी पढ़ने का तरीका, वर्तनी को कैसे तैयार करते हैं। वर्तनी जैसे जैसे आप उच्चारण करते हो उसी तरह उन्हें अक्षरों में वर्णों में लिखते जाइए, आपका वह वर्तनी वाला शब्द तैयार हो जाएगा। जैसे मैंने बोला स न सन, फिर न्यासी, तो अब फिर आधा न या, और फिर उसके बाद शी, शन, ध्यान दीजिएगा, शन स न शन, न्या शी, सन्यासी। इस तरह से जिस तरह से उच्चारित करते हैं उस तरह से उन उच्चारणों को अक्षरों और वर्णों में परिणत कीजिए, वर्तनी वाला शुद्ध शब्द आपके लिखा जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे किसकी वर्तनी शुद्ध? सन्यासी। अनुग्रहित कह रहा है, अनुग्रहित नहीं होता है, अनुगृहित होता है। ध्यान दीजिएगा, अनुगृहित नोट कर लीजिएगा। अकाल लिखा हुआ, अकाल नहीं होता है, अकाल होता है, अकाल, अकाल लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इसमें आजीविका, आजीविका नहीं, आई लिखा हुआ है, आजीविका, आजीविका, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे ये गलती था। नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, सही वर्तनी का चयन करना है। ध्यान देते हैं, सही वर्तनी आपको 36 आधा त आना चाहिए। देखिए इसमें आधा त भी नहीं है, इसमें आधा त भी नहीं है, अर्ध त नहीं है, इसमें अर्ध त है लेकिन मात्रा का गलती है, इसमें अर्ध त है, ये सही है। 36 इस तरह से है। ठीक है, इससे ये दिखना चाहिए अर्धतः, ये अर्धतः इस पे लग गया है। ठीक है, यहाँ पे ये सही रहा। निम्न से तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। तद्भव आपको मालूम होना चाहिए, तद्भव और तत्सम क्या है। तद्भव और तत्सम शब्दभेद है। शब्दभेद करने के 4 आधार है। शब्दभेद करने के 4 आधार, व्युत्पत्ति के आधार, उत्पत्ति के आधार पे, व्युत्पत्ति, रचना व बनावट के आधार पे। ठीक है, व्युत्पत्ति कहिए या रचना बनावट कहिए, रूप के आधार पे और अर्थ के आधार पे शब्दभेद करने के ये 4 आधार हैं। इन 4 आधारों में जब उत्पत्ति के आधार पे इनके भेद हम भेद बताते हैं तो होता है तत्सम, तद्भव, अतत्सम, देशज, विदेशज, संकर शब्द।
इतने निकलते हैं। उसी में से आपका आता है तद्भव। तद्भव तत् धन उद्भव, तत् धन उद्भव यानी संस्कृत से उद्भव। ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में परिणत हो गए हैं, हिंदी में मायने उनका हुआ है, तो वो से उन्हीं शब्दों को तद्भव कहते हैं। यहाँ होगा मनई। ठीक है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तत्सम शब्द की पहचान करना है तो तत्सम के लिए हमें मालूम है यह शब्द भेद है। शब्द के भेद में उत्पत्ति के आधार पे शब्द भेद के आपके उन भेदों में से है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द और अर्ध तत्सम, ये पढ़ना होता है। उसे में तत्सम है। तत्सम को ध्यान दीजिएगा। तत्सम सबसे ज़्यादा पेपर में, चाहे आप अभी आपके लेखपाल में भी तत्सम तद्भव है। यूपी पीसीएस के आरओ एग्जाम में 10-10, 20-20 क्वेश्चन के तत्सम तद्भव आते हैं। कोई भी हिंदी का पेपर हो, किसी भी कंपटीशन में आपके उत्तर प्रदेश में तत्सम तद्भव एक अनिवार्य सिलेबस में के अंतर्गत आता है। जरूर ध्यान दीजिएगा। तत्सम, तत्सम, ठीक है। तत्सम, तत् मतलब उसके, तत् मतलब उसके, और सम मतलब समान, उसके समान। उसके का यहाँ अर्थ है संस्कृत, संस्कृत के समान। ठीक है, संस्कृत के समान, नोट करते जाइएगा। संस्कृत के समान ऐसे शब्द जो हिंदी में आए हैं और हिंदी में उसका थोड़ा सा लोप हुआ है, उसमें से विसर्ग का लोप कर दिया जाता है। हूबहू संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में हम लोग प्रयोग करते आ रहे हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम की पहचान करने का एक नियम है, एक प्रैक्टिस है, जिसे आप अध्ययन में जारी रखिएगा, तभी आपको पता चलेगा। जिस शब्द में इस तरह से र निकला रहे, किसी शब्द में इस तरह से निकला रहे और थोड़ा पढ़ने में जटिलता महसूस हो, ऐसे शब्द संस्कृत के समान होते हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं। देखिए यहाँ तत्सम तीर्थ होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। राजपुत्र में कौन सा समास है? ध्यान दीजिएगा, राजपुत्र में कौन सा समास है? पहले समास से परिचय कर लेते हैं। समास क्या है बता दीजिए क्या? समास, समास क्या है कि समास जो है आपका समास, समास, समास का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। ठीक है, समास यौगिक शब्द होते हैं, यौगिक, यौगिक शब्द होता है। समास को इंग्लिश में यौगिक शब्द होते हैं, यौगिक दो शब्दों का मेल होता है, तो समास को इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड, COUMPOUND, कंपाउंड। समास का पहचान उसके विग्रह से करते हैं कि समास कौन सा ये समास है। समास की पहचान विग्रह से, समास का विलोम विग्रह या व्यास। ठीक है, समास में पद होते हैं, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। ठीक है, अगर पूर्व पद की प्रधानता है, ठीक है, पहले पद की प्रधानता है तो अव्ययभाव, उत्तर पद की प्रधानता है तो तत्पुरुष समास, दोनों पदों की प्रधानता है तो द्वंद्व, और दोनों पदों की नहीं प्रधानता है, किसी तीसरे पद की प्रधानता है तो बहुब्रीहि समास। ठीक है, और इस पदों की प्रधानता के आधार पर समास के मुख्यतः 4 भेद है, और समास की पहचान उसके विग्रह से करते हैं और संधि की पहचान उसके विच्छेद से करते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ मेल और यौगिक होता है। आइए समास करा, अगर आप लोग पहले पढ़ रहे हैं तो समास को पहचानने का तरीका, अगर समासिक पद दिया हुआ है, समासिक पद आपका दिया हुआ है राजपुत्र। ठीक है, राजपुत्र, ध्यान देते हैं, इसका विग्रह करते हैं, राजा का पुत्र। इसमें का आया, का क्या है भाई? कारक है, कारक चिन्ह है। अगर जिस समास के विग्रह करने पे कारक चिन्ह का आ जाता है तो तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तत्पुरुष में कौन सा कारक, कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष है, षष्ठी कारक है, तो षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। सटीक पूरा आंसर षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, द्वंद्व समास क्यों नहीं होगा? द्वंद्व में दोनों पदों की प्रधानता होगी। बहुब्रीहि समास में किसी तीसरे पद की प्रधानता है। कर्मधारय में विशेषण विशेष की तरह रहेगा। ठीक है, आइए निम्न से कौन सा शब्द युग में सही नहीं है? शब्दों का युग में सही नहीं है, यानी समान अर्थ देने वाले शब्द युग में सही है। अस्त्र शस्त्र, योग, शोक, भेद, शोक और खेद एक ही लग रहा है। उपयुक्त उपयुक्त सही है। संदेह और अधिक दोनों में भिन्नता है, यही युग में सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, बिजली का पर्यायवाची नहीं है। बिजली शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अब देखिए, पर्यायवाची हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि पर्यायवाची क्या है। पर्यायवाची कहाँ से? पर्यायवाची का समानार्थी शब्द, साइनोनिम्स इंग्लिश में कहते हैं। पर्यायवाची लेखपाल के एग्जामिनेशन में 5 पर्यायवाची आना अनिवार्य है, 5 से के आसपास जरूर आएंगे। तो आप पर्यायवाची को बहुत अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। आप
पर्यायची पढ़ना है तो सबसे पहले होता है पर्यायची आता कहाँ से है। जब हम लोग शब्द भेद पढ़ते हैं, शब्द भेद करने के 4 आधार मैंने बताया। अर्थ के आधार पर जो समास के 1 2 3 4, ठीक है, अर्थ के आधार पर जो हमने लोग बताएंगे, अर्थ के आधार पर समास शब्द के भेद। तो इसी में पहला आएगा पर्यायवाची शब्द। पर्यायची शब्द लोकार्थ, समानार्थी, एकार्थी, विपरार्थक, ठीक है, श्रुति संभिन्नार्थक और लोकित्या, मुहावरे, इसी सब में आएगा। तो वहाँ से ये सब पर्यायवाची है। अब यहाँ आया पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है बिजली का, तो आपको अगर नहीं मालूम पड़ रहा है तो कौन सा है निकाल लीजिए। बिजली का पर्यायवाची आपसे पूछा जाए तो बिजली का पर्यायवाची कौन सा है? दामिनी हम लोग जानते हैं और चंचला जानते हैं, ठीक है। इस तरह से देखते हैं तो दामिनी सही है, तड़ित सही है, चंचला सही है, यानी ये इन्हें हम चिनते हैं, इन्हें पहचानते हैं कि बिजली का ये पर्यायवाची है। अब आइए कौन सा नहीं है, तो वितुंडा नहीं है। वितुंडा हथनी का है, क्योंकि वितुंड हाथी का पर्यायवाची होता है, उसमें आकारांत लग गया है, आकारांत लगने से स्त्रीलिंग बनता है, ठीक है। तो वितुंडा हथनी का पर्यायवाची है। निम्न में से कौन सा शब्द, ठीक है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आंखों देखी घटना है, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आइए निम्न से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। अशुद्ध वाक्य, गलत वाक्य, तुम तुम्हारे घर चले जाओ, ये गलत है, ठीक है, यहाँ ये बाहर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से देशज भाषा का प्रयोग कीजिए। देशज, देखिए देशज भाषा, देशज शब्द, देशज, विदेशज, संकर शब्द, तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम, ये शब्द भेद हैं। उत्पत्ति के आधार, उत्पत्ति, स्रोत एवं इतिहास के आधार पर ये शब्द भेद हैं। शब्द भेद, देशज मतलब आंचलिक शब्द, ढिबरी, खटिया, मचिया, लोटा, ठीक है, सिंपल आंचलिक क्षेत्रीय शब्द जो हमारे आसपास के घरों में आसपास बोले जाते हैं, वो शब्द होंगे। देखिए यहाँ पे देशज शब्द की पहचान करना है, तो देशज शब्द हमारा ढिबरी हो गया, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, अब चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही क्रिया है, तो किस प्रकार की क्रिया है? ध्यान देते हैं, आइए, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो उड़ रही है क्रिया है, ये किस प्रकार की क्रिया? ध्यान देते हैं क्रिया, पहले हम लोग थोड़ा सा क्रिया पे ध्यान देते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के, नोट कीजिएगा, पेपर पेंसिल तैयार रखिएगा आप लोग। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ठीक है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के रूपांतरण को क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। क्रिया का रूपांतरण वाच्य कहते हैं। क्रिया के करने में जो समय लगता है, क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्रिया किसी कार्य का करना या होना, किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है, ठीक है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है। और धातु के 2 भेद होते हैं, ठीक है, मूल धातु और यौगिक धातु, ठीक। अब आइए, क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3, बताइएगा कौन कौन, ठीक है। क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? 3, आप बताइए, वर्तमान, भूत और भविष्य, ठीक है। अब आइए, क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कर्म की आधार पर या प्रधानता पे, कर्म की प्रधानता के आधार पर क्रिया के 2 भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। उसी तरह देखिए आ गया कौन सा क्रिया के भेद है। अब आइए ध्यान दीजिएगा, ये समापिका और असमापिका क्रिया के कोई भेद नहीं है। पहले तो ऑप्शन पे भी देख लीजिए, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही किस प्रकार की क्रिया है, ठीक है। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
और इसमें ऑप्शन देखो, देखते हैं अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ठीक। और आइए आ जाइए आपका समापिका और असमापिका, ये दोनों क्रिया की भेद है ही नहीं है, ठीक है, किसी आधार पर भी क्रिया की ये भेद नहीं है। अब बचा सकर्मक और अकर्मक क्रिया, तो यहाँ पे कर्म के साथ है तो सकर्मक क्रिया हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ और बातें हैं, इसको विस्तृत से स्पेशल क्रिया जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ये नोट कर लीजिएगा। क्रिया के मूल रूप को धातु कर दे, क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे काल कर दे, क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कर दे, क्रिया के कर्म की प्रधानता के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं और किसी कार्य का करना या होना ही क्रिया कहलाता है। और क्रिया के अन्य सारे बहुत सारे भेद भी हैं, ठीक है, यौगिक रूप से, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़े होते हैं? कृदंत प्रत्यय है तो आप बता दीजिए पहले प्रत्यय क्या है, आप अगर समझते हैं तो प्रत्यय बताइए, ठीक है। प्रत्यय को इंग्लिश में क्या कहते हैं पहले बता दीजिए? सफिक्स, सफिक्स, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले ले आकर के उसे फिक्स कर दिया तो प्रीफिक्स ऊपर उपसर्ग होते हैं, प्रीफिक्स उपसर्ग होते हैं, सफिक्स बाद में होते हैं, बाद में, तो यानी प्रत्यय ऐसा शब्दांश जो किसी सार्थक शब्द में लग करके उस नए अर्थ वाला शब्द बनाता है, उस शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय, ठीक है। तो यहाँ कृदंत प्रत्यय की पहचान करा रहा है। कृदंत प्रत्यय वो ऐसा प्रत्यय जो क्रिया में लगता है, क्रिया वाले में लगता है तो उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। आइए, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो क्रिया के साथ, और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जो प्रत्यय जुड़ता है इन्हें कहते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय याद रखिएगा, केवल क्रिया के लिए कृदंत प्रत्यय। आप बता दीजिए कृदंत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? कृदंत प्रत्ययों की संख्या 42 है, ठीक है। अब आइए फिर इसके बाद प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्यय का संधि विच्छेद प्रतिधन अय। कौन संधि है? यड़ स्वर संधि है, ओके। बहुत सारा इसमें है लेकिन हमें उतना विस्तृत अभी नहीं बताएंगे, ओके। अब आइए आगे चलते हैं। भौरा कोयल सखी किस शब्द का अनेकार्थी है? भौरा कोयल सखी, अब ध्यान दीजिए वो ऑप्शन पे ही, अनंत मतलब समाप्त होना, अनंत मतलब खत्म या समाप्त होना, इसका अर्थ होता है। आकार माने कोई आकृति होता है, ऑप्शन पे। अनंता जिसका कोई अंत के कोई नहीं है, सीमा नहीं है, ठीक है। तो इस ऑप्शन से ही पता चल गया कि ये तीनों नहीं है। अली होगा, अली मतलब भौरा होता ही है, अली मतलब सखी भी होता है, अली भौरा इसका ये सही है, अली का सखी ये सही है, ठीक है। कोयल, ठीक है। पिक कोयल होता है, पिकबंधु आम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरो होए। उपरयुक्त देखिए यहाँ पे था हमारा क्वेश्चन, उपरयुक्त माने ऊपरी पंक्तियों में निम्न में से कौन सा अलंकार है? उपरयुक्त, आप ये ध्यान दीजिएगा वर्तनी के दृष्टिकोण से इसकी जांच होती है। वर्तनी में पूछा जाता है उपरयुक्त कैसे लिखा है, देखिए एक वर्तनी आपकी तैयार हो, उपरयुक्त, ऊपरी धन उक्त, ठीक है। आइए, में कौन सा अलंकार है? पहले अलंकार का परिचय होना चाहिए। अलंकार क्या होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ, अलंकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अलंकार का भेद क्या है, अलंकार, फिर तब उसके बाद अलंकार की पहचान करने के क्या तरीके हैं। यहाँ पे ये कौन सा अलंकार है? तो रहीमन पानी रखिए, रहीमन जो गति दीप की कुल गति होए, ये रूपक अलंकार है, ठीक है, ये रूपक अलंकार है। कैसे है? इसके लिए विशेष अलंकार के जब क्लासेस लेंगे तो उसमें बता दिया करेंगे। आइए, राम जान के जाए होए, ठीक है, ये आपका हो गया आए हुए, धाम तेरे महाभाग जगह, ये जो आपका हो गया ये, ठीक है, ये आपका हो गया, इसमें हो जाएगा आपका मालिनी, ठीक है, ये आपका मालिनी हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, सामान्य शब्द का विलोम बताइए। सामान्य है तो आपका विशिष्ट हो जाएगा, ठीक है, सामान्य का विलोम आपका विशिष्ट, ठीक, सामान्य का विशिष्ट, सामान्य का ये विशिष्ट होगा। देखिए ऑप्शन से ही साधारण, तो इसी सामान्य साधारण हो गया। सर्वज्ञ तो सभी जगह फैलने वाला, श्रेष्ठ तो बहुत ज़्यादा, विशिष्ट पे आइए, सही है, विशिष्ट जो अपने पद से हटाया गया हो, पदच्युत, ठीक है। पदच्युत कौन समास है? पदच्युत कौन सा समास है? पदच्युत पंचमी तत्पुरुष समास है। कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण है ये निपट, निपट मेरे मूर्ख,
ठीक है, ये विशेषण हो गया। ठीक, चुपचाप चाप ये सब नहीं है। आइए, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर में कौन सा कारक? बहुत बेहतरीन चीज़ है। देखिए, कारक की पहचान कहाँ कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आएगा। देखिए, इसी वाक्य को ले लेते हैं हम लोग। मेरे घर से, ठीक है, मेरे घर से, इसको यहाँ पे डील करके वाक्य लिखा ही हुआ है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। यह ध्यान दीजिए, इसमें पहले कारक कैच कीजिए। कारक है कहाँ? कारक यहाँ पे से है। ठीक, कारक से है। तो जब कोई कारक आता है कहीं भी, कोई कारक कहीं आया है वो वाक्य में, तो अपने पूर्व वाले पद से संबंध रखता है, पूर्व वाले पद से, घर में। तो अगर पूछता है ठीक है कारक ये आया है, ये कारक वाक्य के किस पद से संबंधित है? वाक्य के घर से संबंधित है, घर वाले पद में लगा हुआ है। तो इसीलिए तो पूछ रहे हैं यहाँ पे घर में कौन सा कारक है? घर में से कारक है। अब जानिए से किस से आता है? एक तृतीया ने, कर्ता ने कर्म को करण से सप्रदान को के लिए अपदान से संबंध का के की अधिकरण में पेपर से मोहन रहे हो। अरे 3 जगह कारक है, इस तरह से याद कीजिए, इस तरह से पढ़िए। ठीक है, तो से 2 जगह आता है। कर्ता ने कर्म को करण से, करण, और कर्ता ने कर्म को करण से सप्रदान को के लिए अपादान से, फिर अपादान भी आ रहा है, अपादान। ठीक है, देखिए यहाँ पे अपादान आ गया, ऑप्शन देखिए, अपादान अपने आप आ गया, कुछ नहीं करना था, अपादान। ठीक है, अपादान अपने आप आ गया, करण है ही नहीं है। ऐसे भी अगर आप चाहते थे केवल से की पहचान कर लीजिए तो ऐसे भी हो गया। अगर यहाँ करण भी ऑप्शन देता तब ये सोचने वाली क्वेश्चन था, तब इस पर विचार किया जाता। तब विचार क्या करना है कि अगर यहाँ दूरी है, घर से दूरी, जब से का अर्थ होता है दूर, देखिए दूर, ठीक है, दूर अपने आप कह रहा है, दूरी हो, अलगाव हो, तो आपका पंचमी अपादान होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था। इसीलिए आप ऑप्शन पे विशेषकर ध्यान दीजिए, ऑप्शन से क्वेश्चन को हल कीजिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ करण दिया ही नहीं था, आराम से आप अपन से की केवल पहचान करते, करण कारक और अपादान, करण में होता है और अपादान में होता है, तो ऐसे ही निकल गया था। द्विज का अनेकार्थी नहीं है, तो द्विज मतलब पक्षी होता है जिसमें दांत होता है, चंद्रमा भी होता है, चिन्ह नहीं होता है, ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक किसी की पहचान, डायरेक्टली नेम मंटू सर, डायरेक्टली नेम गंगा नदी, डायरेक्टली नेम भारत देश। ठीक है, देश कहा गया तो बहुत सारे देश हैं, जिसमें समूह आ जाए, जिसमें कलेक्शन हो जाए, वह जातिवाचक होता है। ठीक है, और जिसमें केवल स्पेशलाइजेशन हो जाए, स्पेशल एक व्यक्ति विशेष को संबोधित कर दे, तो वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। देखिए यहाँ यमुना, यमुना क्या है? एक नदी है, तो यमुना नदी क्या आ गया? गाय, गाय में तो बहुत सारे गाय हैं। ठीक है, बहुत तरह के गाय हैं। पहाड़, बहुत सारे पहाड़ है। आम भी बहुत, दशहरी है, लंगड़ा है, बहुत सारे आम है तमाम, तो इस तरह के आ गए। ये सारे क्या हैं? गाय, पहाड़, आम, ये भी संज्ञा है लेकिन जातिवाचक है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा क्या है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। संज्ञा के अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं और संज्ञा की व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं, आप बताइएगा। स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा है? ठीक है, स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा है? उन्होंने पाली को कहा है। ठीक है, अब आइए, किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? किस पुस्तक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम ये क्वेश्चन यार नोट कर लीजिएगा, ये कंपटीशन के जीएस वगैरह में भी आ सकता है। किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है? तो अवेस्ता में किया गया है। ठीक है, अवेस्ता में। अवेस्ता क्या होता है आप बताइएगा। अवेस्ता बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हम लोग इतिहास के अंतर्गत पढ़े होंगे, वहाँ पे अवेस्ता बताया जाता है, अवेस्ता क्या है। ठीक है, किस पुस्तक में सर्वप्रथम हिंदी का उल्लेख है? अवेस्ता। उल्लेख कौन संधि है? उल्लेख व्यंजन संधि है। ठीक है, उल्लेख व्यंजन संधि। नेक्स्ट आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? राजभाषा अधिनियम सन 1963 ईस्वी में पारित किया गया। ठीक है, राजभाषा अधिनियम सन 1963 में पारित किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ, इसमें एनसीईआरटी की स्थापना है। बताइए कौन सा ईयर एनसीईआरटी की स्थापना है? ठीक है, बताइए उत्तर प्रदेश में सबसे कम सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली की क्रमशः कौन सी है? पहचान कीजिए। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली हमारे, ठीक है, सबसे कम सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली, सबसे ज़्यादा आप सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली निकाल दीजिए। देखिए सबसे ज़्यादा अवधी बोला जाता है, भोजपुरी भी बोला जाता है, अवधी भी, भोजपुरी, सबसे ज़्यादा अवधी भोजपुरी। ठीक है, कॉम्बिनेशन यहाँ तक सही है, लेकिन फिर सबसे कम निकाल लीजिए। सबसे कम में अवधी नहीं बोला जाता है, अवधी तो भाई ज़्यादा बोला जाता है, तो ये तो गलत हो गया। ब्रज भी सबसे ज़्यादा बोला जाता है, ये भी कट गया। कन्नौजी भी बोला जाता है। बघेली हटा लीजिए, बघेली आपका छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, बघेलखंड छत्तीसगढ़ का जाता है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का है। ठीक, तो ये आपका सही हुआ, सबसे कम सबसे अधिक। निम्न कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? बहुत बेहतरीन, वर्णमाला से एक क्वेश्चन है। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। वर्णमाला से क्वेश्चन कोई भी कंपटीशन हो, जरूर 1 या 2 क्वेश्चन आना है। हिंदी भाइयों, मैं अभी भी बता दे रहा हूँ, हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये आपको और पुशअप करता है, आपको बढ़ाता है। हिंदी अगर किसी भी एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिशन के एग्जामिनेशन में हिंदी के 25 या 26 क्वेश्चन हैं, आप इन्हें 25 को 25, 26 को 26 क्वेश्चन हल कर सकते हैं, बना सकते हैं वनिस्पत अन्य विषयों के। इसलिए भाइयों, मंटू सर के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपका इसी तरह से सपोर्ट मिलता रहा तो मैं आश्वस्त आप लोग कर देता हूं कि डेली एक प्रैक्टिस सेट जरूर लाऊंगा, और हमारे नज़रिए से प्रैक्टिस सेट पढ़िएगा तो बिल्कुल आपको कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इतना दावा के साथ मैं कहता हूं। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने साथियों को जरूर बताइए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिएगा। ठीक, इस बात को ध्यान दीजिएगा, कैसे से हल करते हैं ध्यान दीजिएगा। फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसे ऊपर लाते हैं, इधर ध्यान दीजिए आप। ये वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन है। मैं कभी भी जब पढ़ाऊंगा, मैं क्वेश्चन के माध्यम से सारा हिंदी का आप लोग को पढ़ाते भी चलूँगा चैप्टर। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण, ठीक है, स्पर्श व्यंजन है? ध्यान दीजिएगा, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन पहले बता दीजिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, हम यहीं से क्वेश्चन निकाल देते हैं। स्पर्श व्यंजन, पहले आप स्पर्श को बताइए। स्पर्श मतलब ये स्पर्श, स्पर्श मतलब देखिए, जीभ और मुख के अन्य भागों से स्पर्श हो, कहीं ना कहीं स्पर्श करके ही उस वर्ण का उच्चारण हो। उच्चारण कीजिए, च। अगर जीभ को बिना कहीं टच कराए, च जरा बोल दीजिए, नहीं बुलाएगा। च, फ, ओठ को टच किया। म, अभी य बोलिए, य, कहीं स्पर्श किया? य स्पर्श किया नहीं ना, तो भैया यही आंसर इसका हो गया। वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, नहीं है, यानी वैसा वर्ण जिसके उच्चारण करने में मुख के कोई हिस्से आपस में एक दूसरे से स्पर्श ना करते हो, वही स्पर्श व्यंजन वर्ण हो गया। ऑप्शन से आंसर निकालने का तरीका, मंटू सर के साथ लगे रहिए। आपको दावा के साथ कहता हूं, कोई भी क्वेश्चन का आंसर छूटने नहीं दूंगा। आप हमारे साथ प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़े रहिए। आपकी मेहनत, हमारा अनुभव आपको सफलता दिलाएगी। इसलिए मंटू सर को जरूर अपने साथ रखिए एग्जामिनेशन के दिन तक। हमारे बताए हुए हिंदी के कॉन्सेप्ट को लेके चलिए। उंगलियों पे हिंदी, वर्णमाला, सारा कुछ उंगलियों पर रहेगा। भगवान ने इसलिए 5 उंगलियां बनाया है। ठीक है, 5 उंगलियां बनाया है। आगे देखिएगा इस उंगलियों का कमाल। हमारे देख लीजिए, पहले हमने और डायरेक्टली अगर एग्जाम में आ जाए स्पर्श, आप लोग नहीं समझे हो, हमने कोई बच्चा हो कि भैया मैंने विस्तृत रूप से नहीं पढ़ा, हमने क्लासेस नहीं ले पाया, तो कैसे सर इन एग्जामिनेशन हॉल में आपको आंसर निकालना हो? तो आप कभी भी, चाहे मैथ पढ़ रहे हो, चाहे रीजनिंग पढ़ रहे हो, चाहे जीएस पढ़ो, कोई भी, आप क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? आप ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है? स्पर्श व्यंजन ना, तो स्पर्श व्यंजन, ठीक, स्पर्श व्यंजन, उसमें से भी तोड़ दीजिए, स्पर्श ले लीजिए। स्पर्श मतलब
स्पर्श मतलब टचमेंट, टच होना चाहिए। अब देखिए कौन सा ऐसा वर्ण है जो मुख से बोलने पे कहीं स्पर्श न करता हो, बोल के देख लीजिए जो ऑप्शन हो, बाकी सब जगह छोड़ दीजिए। च स्पर्श किया, फ स्पर्श किया होठों का, म और होठों का स्पर्श है, य कहीं स्पर्श नहीं करेगा, मुख को साइलेंट रखिए, य बोला जा रहा है। ठीक, तो एक कौन सा स्पर्श व्यंजन वर्ण नहीं है। अब ऐसे भी हम लोग जानते हैं य, र, ल और व, इनका अलग पहचान है भाई। क्या है ये बताइए? ये है अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। तो ये सोचिए ना, ये तो अंतःस्थ व्यंजन वर्ण है, ये कहाँ स्पर्श होगा? स्पर्श व्यंजन वर्ण तो क से म तक है, इनकी संख्या 25 है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन वर्ण इनकी संख्या तो 25 है, क से म तक, तो कहाँ य होगा? यह तो खुद एक अपना पहचान है, य, र, ल, व। ठीक है, ये अंतःस्थ व्यंजन वर्ण है। ठीक है, विस्तृत पढ़ने के लिए मैं क्लासेस लेता रहूँगा, उसमें हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं वर्णमाला आपके उंगलियों पे रख दूंगा, आपके पंजे में, मुट्ठियों में। देखिए मुझसे कौन सा दंत वर्ण है, देखिए ये भी आसान है। दंत वर्ण KTM DO मंटू सरी का पढ़े हो तो ध्यान आ जाएगा। देखिए मंटू सरी का अगर KTM DO पढ़े हो तो KTM DO, हमारा वीडियो कभी भी आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप न कीजिएगा। ये अध्ययन है भाई, अगर आप समय देते हैं, मैं भी जानता हूँ आपके समय को कितना मूल्यवान है, मैं भी समझता हूँ, इसलिए आपके समय को मैं पूरा भरपूर उसका यूजफुल उसका आउटपुट देना चाहता हूँ। मैं भी वीडियो देखता हूँ किसी का तो यही चाहता हूँ कि हमने अगर पूरा वीडियो देखा है तो मुझे कुछ अलग ज्ञान और कुछ स्पेशल ज्ञान हुआ है कि नहीं। तो आप लोग भी इस बात को ध्यान रखिएगा कि किनका वीडियो देख रहे हैं। हमारे वीडियो पे कभी किसी प्रश्न का गलत उत्तर बताने का प्रयास नहीं होगा, और हर क्वेश्चन का आंसर मैं पढ़ाने के दृष्टिकोण से, विस्तृत थ्योरी के दृष्टिकोण से हल ही करूँगा कि कोई भी बच्चा, कोई भी परीक्षार्थी अगर नहीं पढ़ा होगा तो हमारे वीडियो में हमारे क्वेश्चन के साथ पढ़ लेगा। इसलिए हमारे वीडियो को पूरा देखिए। अगर पूरी रास्ते हमारे साथ सफ़र कीजिएगा तो मंजिल ज़रूर मिलेगी, और मंजिल पे वही पहुंचता है जो अनवरत जारी रहता है और शॉर्टकट नहीं खोजता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा KTM DO। ठीक है, KTM DO में ये क वर्ग है, ये च वर्ग है। ठीक है, ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है, ये प वर्ग है। ठीक है, क वर्ग यानी क से लेकर के घ तक। ठीक है, च वर्ग का सब तालु, K से कंठ, T से तालु, M से मूर्धा, D से दंत, O से ओष्ठ। देखिए त यहाँ पे था, निम्नलिखित कौन सा दंत वर्ण है? देखिए त दंत है। ठीक है, इस चीज़ को विस्तृत पढ़ने के लिए आगे वर्णमाला अगर पढ़ना हो तो वर्णमाला मैं पढ़ा दूंगा। सारा कुछ उच्चारण स्थान, ये व्यंजन वर्ण के उच्चारण स्थान के मंटू सरी का ट्रिक है KTM DO। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। K से कंठ, T से तालु, M से मूर्धा, D से दंत, O से ओष्ठ। किक तच दत्त, ठीक है, किक तच दत्त मट दंत ओष्ठ। ठीक है, तय मर दल, सब सिंपल है ये सब चीज़ें। जब पढ़िएगा साथ में मेरे साथ रहिए तो हर चीज़ आसान लगेगा। मैं वर्णमाला खिलौना की तरह खेलते हुए पढ़ाता हूँ। ठीक, आइए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसी में और कुछ आपको जोड़ना रहे KTM DO सर जी यहाँ तक तो प फ ब भ तक रहेगा ये, तो म कहाँ जाएगा? इस सबका पंचमा अक्षर अनुनासिक होता है, मुख धन नाक से होता है, ये मालूम हो गया। फिर इसके किनारे किनारे वाला क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस कर देते हैं यानी म तक समाप्त हो गया। तब म तक समाप्त हो गया, य र ल, ये हो गया। वो कहाँ जाएगा? वो DO जाएगा। वो मतलब दंतोष्ठ का उच्चारण स्थान है। ठीक, य र ल व हो गया। फिर किनारे किनारे आपका क्रॉस कर देंगे, फिर इसमें आ जाएगा तलाबिश, ये हो गया। ठीक है, ये मूर्धन्य श,
ये दांती स और ह कंठ हो गया। यहाँ तक इन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। ह, छ, त्र, ज्ञ, श्र इनका उच्चारण स्थान नहीं होता है क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन वर्ण है। एकल व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, एकल व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्थान आते हैं। ये कंप्लीट हो गया, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। ये एग्जाम है, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है कि स का उच्चारण स्थान कहाँ है। देखिए स का उच्चारण अगर जहाँ पूछा है, ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जहाँ पूछा है देखिए इसको ऐसे ऐसे और ऐसे कर दीजिए। स, ये स क्या बन गया, एम, एम मूर्धा। इस स का उच्चारण स्थान मूर्धा में है, मूर्धन्य है। ओके, आइए अब ध्यान दें संकर शब्द। संकर शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनमें दो शब्दों का मेल हो और दो भिन्न शब्दों का मेल हो। देखिए रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी में रेलगाड़ी सही है। ठीक है, और यहाँ पे फिर सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी करता है। ये हो गया निविदा। ठीक, फिर अब किसी पत्र पर निर्णय को क्या कहते हैं, टिप्पणी। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आरओ के लिए, नोट कर लीजिएगा। अभी पूर्ति निरीक्षक अधिकारी का जो लोअर पीसीएस के अंतर्गत अभी पेट में 29 जून को एग्जाम है, ये दोनों क्वेश्चन उसके लिए है। ठीक है, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मोहन बाजार जा रहा है, मोहन बाजार जा रहा है एक वाक्य है। ठीक है, नोट करते रहिएगा, केवल वीडियो देखने से नहीं काम चलेगा, पढ़ाई को पढ़ते रहिए हमारे साथ, तभी। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य को ध्यान दीजिएगा, ये एक वाक्य है। ठीक है, वाक्य है, इसमें मैंने लिख दिया ये मोहन बाजार जा रहा है। ओके, यहाँ हो गया, ये क्या है, वाक्य है, दिख रहा है ना, वाक्य है। वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होता है उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो अंग उद्देश्य और विधेय। ठीक, ये ध्यान दीजिए, ये वाक्य है, वाक्य के दो अंग उद्देश्य और विधेय। फिर इसके बाद हम लोग यह ध्यान देते हैं, वाक्य के दो अंग उद्देश्य और विधेय। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं कि उद्देश्य कहते हैं, मेरा एक ट्रिक है, उ से उद्देश्य, उद्देश्य और क से कर्ता। कर्ता में संज्ञा या सर्वनाम होता है। संज्ञा नोट करते रहिएगा, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, यानी उद्देश्य होगा कौन, संज्ञा या सर्वनाम होगा। यहाँ संज्ञा कौन है, मोहन। ठीक है, तो मोहन यहाँ उद्देश्य हो गया। विधेय, ठीक है, विधेय जो अन्य बचता है, उद्देश्य क्या कर रहा है उसका विधेय होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये वाक्य है, इसमें दो अंग है, ये उद्देश्य है, ये विधेय है। इसको सब्जेक्ट और प्रीडिकेट कहते हैं। उद्देश्य ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। सोना चांदी में कौन सा संज्ञा का कौन सा भेद है, ये सोना चांदी भैया द्रव्यवाचक है। ठीक है, द्रव्यवाचक है। ठीक, आगे दिया है आपका पैसेज। इन पैसेजों को पढ़ करके, गद्यांश को पढ़ करके प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ देखिए ये पैसेज, अभी ये इस पैसेज को यहाँ तक है, इसका पैसेज को 1 से 2 बार पढ़िए, लेकिन परीक्षा में उतना समय नहीं रहता। सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, प्रश्नों को पढ़ लीजिए, इस पे आधारित प्रश्नों को पढ़ लीजिए, कितने प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद आप इन प्रश्नों के माध्यम से ध्यान में रख करके तब आप गद्यांश को पढ़िए, तब जल्दी से आपको आंसर प्राप्त हो जाएंगे। अब ये लास्ट में दिया है 37 नंबर क्वेश्चन, सार्वभौमिक में किस शब्द में किस प्रत्यय से बना हुआ है। तो सार्वभौमिक में देखिए छोटी ई है तो इक प्रत्यय है। ठीक है, ये इक प्रत्यय है, यहाँ ध्यान दीजिए, इक प्रत्यय होगा सार्वभौमिक में। अब इस तरह से आपका हिंदी का मैंने कंक्लूजन सॉल्यूशन दे दिया। कभी भी चारों ऑप्शनों को पढ़िए, सेट मार लीजिए,
वो सेट आपका एक थ्योरी की किताब की तरह है। उस थ्योरी की किताब को अगर अच्छी तरह से 1 से 2 बार रिवीजन कर लेते हैं तो आपका अगले सेट में 5 से 10 नंबर का इंक्रीजमेंट जरूर निश्चित ही है। साथियों, मेरे द्वारा आज का ये पहला प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। लाइक आपके ऊपर है, सब्सक्राइबर और शेयर हमारे अनुग्रह पे है, इसलिए हमारा और आपका इसी तरह से साथ बना रहे। रोज़ आपको प्रॉपर एक एक वीडियो प्रैक्टिस सेट मिलते रहें तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथियों, आपका साथ हमको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपके साथ से हमें पता चलेगा कि हाँ, आप हमारे को पसंद कर रहे हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं भी अपने वीडियो में कुछ और अच्छे शब्दों और अच्छे तरीक़ों से हल करने का भी प्रयास करते रहूँगा। ओके साथियों, तैयारी करते रहिए। मंजिलों को प्राप्त करने का सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता उसी को मिला है जो चलते रहा है। इसीलिए चलना ही ज़िंदगी है और ज़िंदगी को जीना मेहनत के बदौलत है। धन्यवाद साथियों।